नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में। और शुरुआत करते हैं अपने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की, जो कि हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल रूप से कर रहे हैं। ये जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली हुई है, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल रूप से चली हुई है। और हालांकि जो यूपी के कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उनमें भी बहुत कारगर साबित होने वाला है। या जो जो पैट का एग्ज़ाम है जिसकी डेट संभावित है अक्टूबर के लास्ट में, तो उसमें भी पूरा यूजफुल रहेगा। बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो जो वांडीवास का 1760 का युद्ध है, ये अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर और कार्नेटिक। कार्नेटिक नहीं, ये कर्नाटक है। कार्नेटिक मतलब कर्नाटक। तो जो अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध लड़ा था, ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। क्या कह देंगे? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था। वांडीवास का युद्ध क्या था भैया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए थे, अंग्रेजों व फ्रांसीसी, अंग्रेजों व फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुए, ये 3 युद्ध हुए थे जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 3 युद्ध थे। एक तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगर इनका टाइम पूछता है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम क्या बताओगे? प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम है 1746 से 1748 ईस्वी। और द्वितीय का टाइम क्या बताओगे? 1749 से 1749 से 1754 ईस्वी। और इसका क्या बताओगे? 1757 से 1757 से 1763 ईस्वी। 1760 ईस्वी, 63 1760 ईस्वी, 57 से 1760 ईस्वी। तो याद रखना है इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, या दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, और डी ऑप्शन दे रखा है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अधिग्रहण माने कब्जा। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर है। देखो, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इसके 2 कारण थे। एक कारण तो था कि ब्रिटिश द्वारा, जो ब्रिटिश अधिकारी था बर्नेट, उनके द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज थे, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। जहाजों पर कब्जा, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। और दूसरा कारण क्या है? एक कारण यह भी था कि ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की जंग। ये दोनों कारण थे प्रथम कर्नाटक युद्ध के। लेकिन ये पूछ रहा है कि तात्कालिक कारण क्या था। अगर तात्कालिक कारण पूछता है तो फिर ये लगाना है कि ब्रिटिश द्वारा जो फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले
निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, यानी कि भारत में मुद्रणालयों की स्थापना सर्वप्रथम किसने करी थी? नीदरलैंड वासी, ब्रिटेन वासी, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो क्या कहेंगे? पुर्तगाली। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कौन थे? पुर्तगाली थे। देखो मुद्रणालय का क्या मतलब है? मुद्रणालय को आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। मुद्रणालय माने प्रिंटिंग 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 प्रेस। मुद्रणालय माने प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत के अंदर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने करी थी। अगर क्वेश्चन पूछता है कब करी थी, तो क्या कहेंगे? 1556 ईस्वी में करी थी। 1556 ईस्वी में करी थी। कहां करी थी? अगर स्थान पूछता है तो कहना गोवा में करी थी। कहां करी थी? गोवा में करी थी। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी गई। याद है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से, ये सारी जो दी हुई है नीचे 4 ब्रिटिश कंपनियां हैं, इनमें भारत में व्यापार करने का जो अधिकार मिला सर्वप्रथम किसे मिला? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, या इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ओस्टेंड कंपनी? तो क्या कह देंगे? लिवेंट कंपनी को। जो सबसे पहले भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को मिला था वो क्या था? लिवेंट कंपनी को मिला था। अब लिवेंट कंपनी को जो ब्रिटिश द्वारा व्यापार करने का अधिकार मिला था, ये 1593 ईस्वी को मिला था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कब मिला था, 1593 ईस्वी को मिला था लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार मिला था वो कब मिला था? 1593 ईस्वी को। किसके द्वारा दिया गया था? यह अधिकार किसके द्वारा जारी किया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये अधिकार जारी करा गया था। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें दी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अधिकार किसने दिया था? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ही दिया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही दिया गया था अधिकार। कितने समय के लिए दिया गया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 15 वर्षों के लिए ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो कहना 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में करी गई थी, एक एडवेंचर्स दल के द्वारा। एक एडवेंचर्स दल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। एक एडवेंचर्स दल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। एडवेंचर्स दल के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद इसका जो समय था वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के सम्राट हैं जेम्स प्रथम के द्वारा इस कंपनी के शासन का अधिकार जो है निश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया था। तो याद रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये जानकारी याद रखेंगे। और सबसे पहले किस ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला? वो लिवेंट कंपनी को मिला था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें एक अंडमान और निकोबार दोनों से मिलकर बनता है, तो इसमें निकोबार में द्वीपों की संख्या पूछ रहा है कि जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो क्या कहेंगे? 19 है। 19 है। निकोबार द्वीप जो है इसमें द्वीपों की संख्या 19 है। अगर अंडमान निकोबार की बात करें, जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कुल द्वीपों की संख्या है 572। अगर केवल निकोबार द्वीप समूह में पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है निकोबार द्वीप समूह में, तो निकोबार द्वीप में जो निकोबार द्वीप समूह है इसमें कितनी बताओगे? ये क्वेश्चन जैसे पूछा था 19 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं और जिनके से मिल गई अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। जो निकोबार द्वीप समूह है, ये जो छोटे मोटे द्वीप हैं, ये वास्तविक रूप से
जो समुद्र है, समुद्र में जो डूबे हुए पर्वत हैं उनकी चोटियां हैं जो जलमग्न होने से बच गई हैं। जो समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं उनकी ये चोटियां हैं जो द्वीप हैं, जो द्वीपों का समूह है ये पर्वत, जो समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं उनकी चोटियां हैं भैया। अगला क्वेश्चन है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत करी गई? तो किस अधिनियम के द्वारा करी गई? 1919 के द्वारा। जो भारत परिषद अधिनियम है 1919 इसके द्वारा करी गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं अधिनियम 1919 को। किस नाम से जानते हैं? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। जो अधिनियम 1919 है इसमें जो द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करी गई थी, इसमें कौन कौन से दो सदन थे? तो दो सदन अगर आपसे पूछता है तो कहना एक तो राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा याद रहेगा, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 144 थी। कितनी थी? 144। राज्यसभा में कितनी थी? फटाफट कमेंट करके बताएंगे राज्यसभा में कितनी थी। अगले राज्य परिषद में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। जो ब्रिटिश संसद है इसके द्वारा जो भारत की स्वतंत्रता के संबंध में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सभी में 1947 दे रखा है लेकिन मंथ सभी में अलग अलग है। पहला ऑप्शन है जनवरी 1947, दूसरा है जून 1947 और तीसरा है जुलाई 1947 और फोर्थ है अगस्त 1947। तो क्या कहेंगे? जुलाई 1947। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अब जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था, तो वो कब पेश किया गया था? तो क्या कहेंगे? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या कहेंगे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर माउंट बेटन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो सबसे पहला व्यक्ति गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुआ तो माउंट बेटन। एक क्वेश्चन और पूछता है माउंट बेटन के संबंध में कि स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? अगर स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछता है तो भी माउंट बेटन, और अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो भी माउंट बेटन है। इसके बाद राजगोपालाचारी के संबंध में क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है? एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय लिख के पूछा है अगर, या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, या भारत के अंतिम
गवर्नर जनरल, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? राजगोपालाचारी थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति का पद सृजित कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में क्या बात याद रखनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो ये अध्यक्ष का पद था इसी को क्या कर दिया गया था? राष्ट्रपति का पद बना दिया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रहेगा। इसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, याद रखना, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस लिए कहा जाता है? भारत में क्षेत्रों के एकीकरण के कारण, क्योंकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान रहा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? जो भारतीय संविधान के जो अनुसार जो वर्तमान में संविधान है, जब ये संविधान गठित हो गया, अब संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद जो पहले आम चुनाव है वो कब हुए? तो कब हुए? 1992 में हुए, मई 1992। पहले जो आम चुनाव है वो मई 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, याद रखना। इसके बाद 1949 से संबंधित क्या बात याद रखोगे कि 26 नवंबर और सन 1949 को 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, अंगीकार किया और स्वीकार किया। अगर पूछ ले कि संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये 1950 के संबंध में बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा है कि जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है केटी शाह, तीसरा ऑप्शन है बीएन राव और फोर्थ ऑप्शन है AK अय्यर। तो क्या कहेंगे? बीएन राव को संविधान का जो संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार था वो बीएन राव को नियुक्त किया गया था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में क्या बात याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह बात इसके संबंध में याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, क्योंकि जब संविधान सभा गठित करी तो उसमें विभिन्न प्रकार की समितियों का भी गठन किया गया था। तो जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल हैं। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके संबंध में क्या बात याद रखेंगे? ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, न ही कठोर है, न ही लचीला है, यानी कि कठोर और लचीले के बीच है, या अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है? तो जो भारत का संविधान है ये न ही कठोर है और न ही लचीला है। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक कठोर संविधान किसका है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक कठोर, सर्वाधिक कठोर संविधान, सर्वाधिक कठोर संविधान किसका है, तो विश्व में सर्वाधिक कठोर संविधान किसका है? यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इस विश्व में सर्वाधिक लचीला संविधान, विश्व में सर्वाधिक लचीला संविधान किसका है, तो सबसे अधिक लचीला संविधान है ब्रिटेन का। सबसे अधिक लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। सबसे अधिक लचीला संविधान ब्रिटेन का है। सबसे अधिक लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। भारत का जो संविधान है वो न ही कठोर है और न ही लचीला है, इन दोनों के मध्य में है। और जो यूएसए का संविधान है वो सबसे अधिक कठोर है, यूके का संविधान सबसे अधिक लचीला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भारत का प्रथम कानून मंत्री पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहा था कि भारत का जो संविधान था, संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार तो BN राव, लेकिन जो प्रथम कानून मंत्री पूछता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू के संबंध में क्या बात याद रखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इनके संबंध में क्या बात याद रखनी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। 15 वर्षों के लिए स्थगित, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात करी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी कि सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है? नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। तो क्या कहेंगे? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है? लगभग 6700 किलोमीटर की सीमा, लगभग 6700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर बात करें कि अन्य कितने देश हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान से भारत की सीमा लगती है। उसके बाद अफगानिस्तान से लगती है, जो POK वाला क्षेत्र है, अफगान से भी भारत की सीमा लगती है। इसके बाद चीन से भी भारत की सीमा लगती है।
उसके बाद नेपाल से भी भारत की सीमा लगती है, तिब्बत वाला क्षेत्र तो चीन में ही है। और उसके बाद भूटान से भारत की सीमा लगती है, और भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार से भी भारत की सीमा लगती है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, और कुल 7 देश हैं। एक देश का नाम आप बताओगे कमेंट में कि कितने देश हैं, जिन 7 देश हैं जिनमें से 6 मैंने लिख दिए, एक आप बताओगे कि कौन सा 7वां देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। अगर स्टेट की बात करें तो कितने राज्य हैं जिनकी सीमा भारत से मिलती है, तो 17 राज्य हैं जिनकी सीमा भारत से मिलती है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, झारखंड, मिजोरम, असम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, और असम से नहीं गुजरती है। तो 4 किस में दे रखा है, 4 दे रखा है, इन तीनों में 4 दे रखा है ऑप्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा इस हिसाब से, तो 1 और 2। वैसे कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखना। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है 8 राज्य, फटाफट बताओ कमेंट में कि कौन कौन से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं बताओ फटाफट। एक तो गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, और बताओ राजस्थान के बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, एक स्टेट और है, वो आप बताओ फटाफट कमेंट करके। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, कच्छ की खाड़ी, कैबे की खाड़ी, या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या एकाबा की खाड़ी। तो कौन सी नहीं है, एकाबा की खाड़ी नहीं है जी। कौन सी नहीं है, एकाबा की खाड़ी नहीं है। एकाबा की जो खाड़ी है भैया लाल सागर से संबंधित है, लाल सागर किससे संबंधित है, लाल सागर से संबंधित है। उसके बाद जो कच्छ की खाड़िया, कैबे की खाड़िया या खंबात की खाड़ी, ये कहाँ स्थित है, तो कहेंगे गुजरात, गुजरात से मिलती है। और जो मन्नार की खाड़िया, ये भारत का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु और श्रीलंका, ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ इधर से ये श्रीलंका वाला पार्ट है, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका वाला क्षेत्र है, यहाँ ये क्या बनती है, मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी स्थित है यहाँ, याद रहेगी बात। कच्छ और कैबे की खाड़ी इधर जो ये गुजरात वाला एरिया है, इधर जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी कि जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दे रखे हैं, इनकी सबसे लंबी सीमा तटीय नहीं है। किसकी है सबसे लंबी, गुजरात की है। गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। कितने स्टेट ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, अगर इधर से आप देखोगे ये वाला जो एरिया है भारत का, तो इधर एक तो गुजरात आ जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, और इधर फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से, और पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ स्टेट हैं जो भारत के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। याद रखेंगे भाई, सबसे लंबी तटीय सीमा किसके साथ मिलती है, गुजरात के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की।
यानी कि भारत के साथ व्यापार के लिए जो सबसे पहले संयुक्त पूंजी आरंभ करी थी वो किसने करी थी? तो डच ने करी थी। सबसे पहले किन्होंने करी थी? डचों ने करी थी संयुक्त पूंजी की का प्रारंभ। अब इनका डचों के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो डच हैं इनका आने का क्रम कौन सा था? तो क्रम ही देख लेते हैं। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई इनमें सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए। तो डचों का जो क्रम था ये दूसरा था। इसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए और उसके बाद फ्रांसीसी, इसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो पुर्तगाली उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आए। तो जो डच थे इन्होंने सबसे पहले भारतीयों के साथ संयुक्त पूंजी के रूप में व्यापार आरंभ करा था कंपनी के। ठीक है, इसके बाद जो डच हैं, डचों का समापन भारत से किस प्रकार हुआ? जो ब्रिटिश हैं वो डच हैं, इनके बीच एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध से डचों का भारत से व्यापार लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। याद रखेंगे। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका स्थापना कब हुई? डच में इसकी डच उन व्यक्तियों को बोला जाता है जो हॉलैंड है, जो हॉलैंड या नीदरलैंड, जो हॉलैंड की संसद है, हॉलैंड की संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करा गया था 1602 ईस्वी में, और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और डच भारत है और डचों ने सर्वप्रथम भारत आ गए। जो पहला कारखाना कहाँ लगाया अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में, मुसलीपट्टम में लगाया था सबसे पहला कारखाना। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद पुर्तगालियों के संबंध में अगर बात करें तो मैंने बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत आने वाले व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा। और पुर्तगाली वे यूरोपियन थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ भारत में तो इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड में उस समय किसका शासन था? एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। किसका शासन था? एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी, 1599 ईस्वी में, और 1600 ईस्वी में भारत आगमन हुआ, 1600 ईस्वी में भारत आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम मुसलीपट्टम में पहले कारखाना लगाया, मुसलीपट्टम में पहला कारखाना लगाया। और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया। उसके बाद जेम्स प्रथम ने आके इस व्यापार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जेम्स प्रथम ने। याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो कौन है? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वारेन हेस्टिंग। तो ऑप्शन देंगे डुप्ले, डुप्ले थे भैया जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। किस लिए? भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से। डुप्ले कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर थे और इन्होंने एक नीति चलाई कि जो भारतीय राजा हैं उन्हीं के खर्च पे जो ब्रिटिश सेना है वो उनके राज्य में स्थापित करी जाएगी। और इसके बाद इस नीति का प्रभावी रूप से शुरुआत किसने करी? तो किसने करी? वेलेजली ने, वेलेजली। याद रखना, जनक डुप्ले को कहा जाता है। जो जनक हैं सहायक संधि के डुप्ले, लेकिन प्रभावी रूप से किसने चलाया? वेलेजली ने। याद रहेगा भाई, प्रभावी रूप से वेलेजली ने। याद रखना। क्लाइव के बारे में क्या याद रखेंगे? बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कौन? क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर,
बंगाल के प्रथम गवर्नर थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। अल्बुकर्क के बारे में क्या याद रखेंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय के फ्रांस के द्वितीय वायसराय, द्वितीय वायसराय फ्रांसीसी, दूसरे फ्रांसीसी वायसराय। इसके बाद वारेन हेस्टिंग अधिनियम 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे। ये इतनी बात इनके संबंध में याद रखनी है भाई। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट था, हमने कंप्लीट करा। कल मिलेंगे किसी और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।